नेक्स्ट जो है हम ये एसिड बेस चैप्टर को डिस्कस करते हैं कि एसिड बेस चैप्टर जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो आप लोगों ने जो है आसान क्वेश्चंस होते हैं। एसिड बेस चैप्टर में जो है हमने जो है इनके डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज जो है एसिड बेसिस को जो है यहाँ पे डिस्कशन इस पर करनी है और जो थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसेप्ट हैं इसमें एक अर्हीनियस एसिड बेस कंसेप्ट है, एक लोरी ब्रांचेड कंसेप्ट है, लीविस एसिड बेस कंसेप्ट है। लेवलिंग इफेक्ट को आपने डिस्कशन करना है और बफर सोल्यूशन जो है इनको हमने डिस्कशन इस पर करनी है। तो द पहला पॉइंट जो कंसेप्ट है वो है अर्हीनियस एसिड बेस कंसेप्ट। तो अर्हीनियस एसिड बेस कंसेप्ट में जो है कि अर्हीनियस एसिड्स क्या होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ये जो है यहाँ पे डिस्क्राइब जो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, all those substances which produces proton, which produces जो कि प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन, not hydrogen gas, hydrogen ion in aqueous media, produces hydrogen ion in aqueous media, so they are described as an acid, उनको acids कहते हैं। So those substances which produces hydrogen ion in aqueous media, media इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। aqueous media का मतलब है वाटर में, कि जो ऐसी सब्सटेंस है जिसको आप वाटर में डाल दो और वो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करे, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूसर हो, तो उसको हम अर्हीनियस एसिड्स कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो है अगर आप HCl जो है ये एसिड है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी HBr एसिड है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी HI एसिड है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी H2SO4 एसिड है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी HNO3 जो है ये एसिड है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो है अगर आप देखें तो H3PO4 जो है ये एसिड है, एक्सेट्रा जो है हर वो स्पीशी जो कि एक्वस मीडिया में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूसर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन एक्वस मीडिया। ये लिमिटेशन है इसके। लिमिटेशन क्या है यहाँ पे जो है पहला लिमिट क्या है कि यहाँ पे मीडिया में मतलब एक्वस मीडिया में जो है हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूसर हो। एंड अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट के अर्हीनियस बेस जो है कि अर्हीनियस बेसिस जो है सो आर दो सब्सटेंसेस, हर वो सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस मीडिया, जो कि एक्वस मीडिया में हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूसर हो तो उनको जो है हम अर्हीनियस बेसिस कहते हैं। सो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है मतलब क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ पे रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, अगर आप देखें तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है अगर हम देखें तो ये हमारे पास अर्हीनियस बेसिस है। अगर हम इनको वाटर में डाल लेते हैं तो पीएच जो है मतलब ये कि आप लोगों के पास यही ये बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं, तो ये बेसिक है। तो यहाँ पे लिमिटेशन क्या है, एक्वस मीडिया है। तो अकॉर्डिंग टू जो है अगर आप लोग अर्हीनियस बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेस है, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है। लेकिन अगर यही कंसेप्ट में अप्लाई करता हूँ कि लेट्स सपोज कार्बन डाइऑक्साइड, वी नो दैट नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, लेकिन ये तो प्रोटॉन प्रोड्यूसर नहीं है, ये तो हाइड्रोजन आयन एक्वस मीडिया प्रोड्यूसर नहीं है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड है तो एसिडिक बट इट इज नॉट अर्हीनियस एसिड, ये अर्हीनियस एसिड नहीं है। ये क्या नहीं है, अर्हीनियस एसिड नहीं है। वी नो दैट अमोनिया NH3 जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये बेस है, हमें ये पता है कि ये बेस है। लेकिन जो है अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूसर नहीं है। तो ये जो है अगर आप देखें तो अर्हीनियस बेस नहीं है, ये अर्हीनियस बेस, इट्स नॉट अर्हीनियस बेस। ये जो है अर्हीनियस बेस का कंसेप्ट इस पे अप्लाई नहीं होता, सो इट्स नॉट अर्हीनियस बेस। तो यहाँ पे इसके लिमिटेशन है, एक तो मीडिया के हर वो स्पीशी जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूसर हो, हर वो स्पीशी जो हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूसर हो, और दूसरा मीडिया जो है यहाँ पे क्या है, इन्होंने एक्वस मीडिया रखा हुआ है, लिमिटेशन रखी हुई है। तो इसलिए इसी कंसेप्ट में जो है एक अनदर कंसेप्ट की तरफ आते हैं एंड दैट इज लोरी ब्रांस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट जो है उसकी तरफ आते हैं। तो यहाँ पे एसिड बेस कंसेप्ट जो है उसकी तरफ आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कि हर वो स्पीशी जो है अकॉर्डिंग टू द लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट, हर वो स्पीशी जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो, सो इट इज डिस्क्राइब एज अ जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो, इट इज डिस्क्राइब एज अ बेस, लोरी ब्रांस्टेड बेस है। तो यहाँ पे बेस अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी हर वो स्पीशी जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो, प्रोटॉन एक्सेप्टर हो। अच्छा, तो ये यहाँ पे क्या कहता है, अगर ये स्पीशी एक्वस मीडिया में हो, अगर ये स्पीशी जो है आप लोगों के पास जो है नॉन एक्वस मीडिया में हो, नॉन एक्वस मीडिया में मतलब ये एक्वस मीडिया ना हो, या जो है ये आप लोगों के पास गैसियस फेज में हो, गैस फेज में हो, लेकिन हर वो स्पीशी जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो
It is described proton acceptor is known as a Lowry Bronsted base. और हर वो स्पीशी जो प्रोटॉन प्रोड्यूसर हो, मतलब प्रोटॉन डोनर हो, तो अ प्रोटॉन डोनर स्पीशी, लेकिन इसके लिए एक्वस मीडिया में हो या नॉन एक्वस मीडिया में हो या गैसियस फेज में हो, तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ लोरी ब्रांस्टेड एसिड, उसको लोरी ब्रांस्टेड एसिड डिस्क्राइब करते हैं। देखिए अर्हीनियस में हर वो स्पीशी जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूसर हो इन वाटर लिमिटेशन है, और यहां पे जो है ये कहते हैं कि जो प्रोटॉन डोनर हो, चाहे वो एक्वस मीडिया हो चाहे नॉन एक्वस मीडिया हो, लेकिन गैस फेज में हो, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन ये प्रोटॉन डोनर हो, तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ अर्हीन लोरी ब्रांस्टेड बेस, जो है इसको डिस्क्राइब करते हैं, लोरी ब्रांस्टेड एसिड कहते हैं। और लोरी ब्रांस्टेड बेस ये है कि हर वो स्पीशी चाहे एक्वस मीडिया हो, नॉन एक्वस मीडिया हो या गैसियस फेज में हो, और ये प्रोटॉन एक्सेप्टर हो, इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ लोरी ब्रांस्टेड बेस, इसको लोरी ब्रांस्टेड बेस से डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो है ये HCl है, ये अगर आप देखें ये वाटर है, तो यहाँ पे जो है ये इसके साथ रिएक्ट करता है, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन, और यहाँ पे जो है ये क्लोराइड आयन जो है यहाँ पे जनरेट कर देता है। तो ये स्पीशी प्रोटॉन डोनर है, पीडी डो प्रोटॉन, इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन एसिड। ये स्पीशी जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, सो इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ जो है बेस, इसको बेस कहते हैं। अच्छा, इस बेस का अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट साइड पे आ जाता हूं, तो ये इसका कंजुगेट एसिड है, कंजुगेट। अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है और ये प्रोटॉन डोनर है, तो कंजुगेट बेस का जो यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो HCl का कंजुगेट बेस, तो यहाँ पे जो क्लोराइड आयन है ये कंजुगेट बेस है, तो क्लोराइड आयन जो है ये HCl का क्या है, ये कंजुगेट बेस है। और तो कंजुगेट एसिड बेस, तो ये एसिड और यहाँ पे जो है ये इसका बेस, और ये जो है अगर आप लोग देखें ये वाटर और ये जो है इसका कंजुगेट एसिड है, तो बेस का कंजुगेट एसिड और एसिड का कंजुगेट बेस जो है यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। और यहाँ पे जो है ये प्रोटॉन जो है क्या कर रहा है, प्रोटॉन प्रोवाइड कर रहा है, a species which donate proton and a species which accept proton। अगर आप लोग देखिए ये बाइसल्फेट है, और इस बाइसल्फेट का अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे इसको अगर मैं वाटर में ऐड करता हूँ, यहाँ पे वाटर के साथ ट्रीट करता हूँ या स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो यहाँ पे जो है ये हाइड्रोनियम आयन जनरेट करता है, और यहाँ पे ये सल्फेट आयन है। अब अगर आप लोग देखिए तो बाइसल्फेट का जो कंजुगेट बेस है वो सल्फेट आयन है, ये बाइसल्फेट है, ये प्रोटॉन देता है। और यहाँ पे जो है ये वाटर जो है अगर आप देखिए हाइड्रोजन, तो वाटर जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, तो इसका ये कंजुगेट एसिड है, तो वाटर का कंजुगेट एसिड हाइड्रोनियम आयन है, और बाइसल्फेट का जो कंजुगेट बेस है, तो अगर आप लोग देखें तो ये इसका सल्फेट आयन है, ये प्रोटॉन देता है। A species which donate a single proton, मानो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए कंजुगेट बेस जो है ये प्रोड्यूस करता है, इट इज कॉल्ड मोनोप्रोटिक एसिड, मोनोप्रोटिक एसिड इसको कहते हैं। और यहाँ पे जो है ये दो प्रोटॉन डोनर है, तो इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ डायप्रोटिक एसिड, इसको डायप्रोटिक एसिड कहते हैं, इसको डायाबेसिक एसिड भी कहते हैं, डायाबेसिक। अगर आप लोग देखिए मैं इस तरह एक्सप्रेशन इसको कर लेता हूं कि ये एक प्रोटॉन एक्सेप्टर है, अ सिंगल कंजुगेट बेस प्रोड्यूस करते हैं, तो मोनोबेसिक भी इसको कहते हैं, मोनोबेसिक, ये मोनोबेसिक है, ये मोनोबेसिक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये जो है बाइसल्फेट पे दो नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, तो ये दो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड डायाबेसिक एसिड, इसको डायाबेसिक एसिड भी कहते हैं, डायाबेसिक एसिड भी इसके लिए डिस्क्रिप्शन करते हैं। तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे H2SO4, अगर मैं HNO3 को लिख देता हूं तो HNO3 का जो कंजुगेट बेस है, तो मैं इस तरह नाइट्रेट आयन इसका जो है कंजुगेट बेस है। अगर मैं HNO2 को लिख देता हूं तो HNO2 का जो कंजुगेट बेस होगा वो नाइट्राइट आयन होगा, नाइट्राइट आयन। अगर आप लोग देखें हाइड्रोजन साइनाइड है, तो अगर मैं इसका कंजुगेट बेस लिखता हूं तो यहाँ पे इसके लिए साइनाइड आयन इसका कंजुगेट बेस होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूं कार्बनिक एसिड, तो कार्बनिक एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा, तो अगर आप लोग देखें ये प्रोटॉन देते तो बाइकार्बोनेट जो है इसका कंजुगेट बेस होगा। सो यहाँ पे जो है एक क्वेश्चन है कि which of the following act जो है act as an acid actor, act as an acid or base, इनमें से जो है कौन सा जो है as an acid and base काम करते हैं, act as an acid and base दोनों जो है, तो ये A है, B है, C है और यहाँ पे D। मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूँ कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो नाइट्रेट आयन है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है ये बाइसल्फेट आयन है, सल्फेट आयन। मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं कि जो है ये सल्फेट आयन है। अगर आप लोग देखें यहाँ पे बाइसल्फेट आयन या बाइकार्बोनेट आयन है, और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन करता हूं फ्लोराइड आयन है। तो अगर आप इनमें देखें तो इट विल ओनली एक्ट एज अ बेस, ये भी एज अ बेस काम करता है। लेकिन ये जो बाइकार्बोनेट है, तो अगर आप इसको देखें तो इस तरह जो है इसका स्ट्रक्चर है,
ये कार्बोनेट आयन है, तो इस साइड से ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। यहां से ये नेगेटिव चार्ज है तो ये डिफरेंट यहां से प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, लेकिन इस साइड से ये प्रोटॉन डोनर है, क्योंकि ये हाइड्रोक्साइड है तो यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ करेक्ट ऑक्सीजन के साथ, तो ये प्रोटॉन डोनर है और यहाँ पे ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है। तो अगर आप इस पॉइंट को देखें तो ये एक साइड से प्रोटॉन एक्सेप्टर एज अ बेस काम कर रहा है, दूसरे साइड से प्रोटॉन। तो इस तरह अगर आप लोग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन एसिड और ए बेस, तो आप लोग प्लीज ध्यान रखें यहाँ पे बाइकार्बोनेट इसके लिए होगा। सो द आंसर विल बी बाइकार्बोनेट। तो ये जो बाइकार्बोनेट है ये इसके लिए आंसर होगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज एन एसिड और ए बेस। तो यहाँ पे एज एन एसिड और ए बेस तो ए है, बी है, सी है और डी है। आप लोग बात सुनिए, ये बाइसल्फेट है, यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें बाइकार्बोनेट है, इसको जो है मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन करता हूँ बाइकार्बोनेट है, और यहाँ पे जो है बाय जो है पास यहाँ पे बाइफॉस्फेट है। तो ऑल ऑफ द एबो, ऑल ऑफ द एबो जो है, ऑल ऑफ एबो ये जो है एक्ट करते हैं बोथ एज एन एसिड और ए बेस। अगर आप सल्फेट आयन को देखें तो यहाँ पे बाइसल्फेट आयन, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ से ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है इस साइड से, लेकिन यहाँ से ये प्रोटॉन डोनर है। तो यहाँ पे जो है ये प्रोटॉन एक्सेप्टर और यहाँ पे जो है ये प्रोटॉन डोनर है। तो इट एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। और अगर आप इस तरह बाइकार्बोनेट को देखिए और यहाँ पे H2PO4 को देखिए तो ऑल ऑफ द एबो इसमें आंसर आ जाता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग है एक्ट एज एन एसिड तो एज अ बेस, तो ये जो है ऑल ऑफ द एबो जो है यहाँ पे आप लोग प्लीज ध्यान में रखें। अगर हम एक और पॉइंट को यहाँ पे देखें कि ये अमोनिया है, तो प्लीज ये अमोनिया, if we have to add a proton it is converted into ammonium ion। तो यहाँ पे जो है it act as a proton acceptor, ये बेस है और ये इसका कंजुगेट एसिड है। लेकिन अगर मैं यहाँ से इससे एक प्रोटॉन डिटेच करूं अमोनिया से and it is converted into amidic ion, so ये एमाइडिक आयन जो है ये इसका क्या होगा, ये इसका कंजुगेट बेस है। तो ये अमोनिया बेस का काम कर रहा है यहाँ पे इसके लिए, लेकिन यहाँ पे जो है इट एक्ट एज एन एसिड क्योंकि इसने प्रोटॉन दे दिया है और यहाँ पे इट इज कन्वर्टेड इनटू एमाइड, ये कंजुगेट। तो अमोनिया का कंजुगेट बेस जो है ये अगर आप लोग देखें एमाइड है, अमोनिया का कंजुगेट एसिड जो है ये अमोनियम आयन है। अगर आप लोग देखें मैं वाटर लेता हूं तो ये वाटर है, अगर ये प्रोटॉन देता है, अगर ये प्रोटॉन लॉस करता है, हाइड्रोक्साइड आयन इसका ये क्या है एसिड है, और ये क्या है ये इसका बेस है। लेकिन अगर ये प्रोटॉन को अपने साथ ऐड करता है, अगर ये प्रोटॉन को अपने साथ ऐड करता है तो ये एसिड, ये प्रोटॉन इसने दे दिया हाइड्रोक्साइड आयन इसका बेस है, और यहाँ पे इसने प्रोटॉन ऐड किया तो इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन आयन। तो जब प्रोटॉन ऐड करता है तो इट एक्ट एज अ बेस, और यहाँ पे जो है ये इसका कंजुगेट एसिड है, और यहाँ पे ये एज अ एसिड काम कर रहा है, ये इसका बेस जो है यहाँ पे जो है क्रिएट करते हैं। अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे मैं एक और पॉइंट को कि ये हाइड्रो ऑक्साइड है, और इस हाइड्रोक्साइड को अगर आप देखें अगर ये प्रोटॉन को ऐड करता है ये वाटर बनता है, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है, तो ये एज अ बेस काम कर रहा है, और ये वाटर इसका कंजुगेट एसिड होगा। अगर ये एक ऑक्सीजन जो है प्रोटॉन लॉस कर लेता है तो यहाँ पे ऑक्साइड आयन, तो यहाँ पे ये एज अ एसिड काम कर रहा है, और यहाँ पे ये ऑक्साइड क्या होगा, ये बेस होगा। तो ऑक्सीजन विद द -2 इसने एक प्रोटॉन लॉस कर दिया है, जब प्रोटॉन लॉस कर दिया है तो यहाँ पे जो है अगर आप देखें तो ऑक्सीजन विद द -2 इज डिस्क्राइब्ड एज अ कंजुगेट बेस ऑफ हाइड्रोक्साइड। ये हाइड्रोक्साइड का क्या होगा, एज अ कंजुगेट बेस डिस्क्राइब किया जाएगा। अगर आप लोग गौर से देखें तो यहाँ पे मैं जनरल जो है ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर आर ऑलवेज डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय अ सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज भी इससे डिफर करते हैं, ये न्यूट्रल, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो ये -2, तो -1 चार्ज, -2 चार्ज, -1 चार्ज, -2 चार्ज, तो सिंगल नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज इससे डिफर करते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, एंड इफ यू हैव टू पुट इट इनटू वाटर तो ये सोडियम आयन एक्वस मीडिया और हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस मीडिया। नो द सोडियम आयन ये इसका कंजुगेट एसिड है, ये कंजुगेट एसिड है, ये बेस है, बेस। और ये जो पास जो है तो ये इसका कंजुगेट एसिड है, कंजुगेट एसिड। और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड जो है अगर आप लोग देखें तो ये बेस का काम कर रहा है। तो प्लीज आप लोग गौर से देखें कि यहाँ पे जो है ये इसका कंजुगेट बेस होगा, कंजुगेट बेस। अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में ऐड करते हैं तो सोडियम आयन इसका कंजुगेट एसिड होगा, और यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन इसका कंजुगेट बेस यहाँ पे डिस्क्राइब करता है। तो जो भी केटाइन होगा, केटाइन जो केटाइन होगा याद रखिए वो कंजुगेट एसिड डिस्क्राइब होगा, और जो भी एनायनिक पार्ट होगा वो कंजुगेट बेस डिस्क्राइब होगा। तो केटाइन पार्ट विल बी डिस्क्राइब्ड एज अ कंजुगेट एसिड और एनायन पार्ट विल बी डिस्क्राइब्ड। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर ओनली डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज या सिंगल नेगेटिव चार्ज पे एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये अगर आप लोग देखिए ये एसिड बेस के बारे में जो है कंजुगेट एसिड बेस को आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि जो केटायनिक पार्ट होता है वो कंजुगेट एसिड है, और जो एनायनिक पार्ट होता है वो कंजुगेट। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ को इसके बाद में एक्सप्लेन करता होगा, याद रखिए वो कंजुगेट एसिड डिस्क्राइब होगा, और जो भी एनायनिक पार्ट होगा वो कंजुगेट बेस डिस्क्राइब होगा।
तो केटायन पार्ट विल बी डिस्क्राइब्ड एज अ कंजुगेट एसिड और एनायन पार्ट विल बी डिस्क्राइब्ड। तो आपने ये पॉइंट याद रखना है कि कंजुगेट एसिड बेस पेयर ओनली डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज। ये सिंगल पॉजिटिव चार्ज या सिंगल नेगेटिव चार्ज पे एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये अगर आप लोग देखें, ये एसिड बेस के बारे में जो है कंजुगेट एसिड बेस को आप लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि जो केटायनिक पार्ट होता है वो कंजुगेट एसिड है और जो एनायनिक पार्ट होता है वो कंजुगेट। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ को इसके बाद में एक्सप्लेन करता हूं कि वीक एसिड का कंजुगेट बेस जो होता है, वीक एसिड का कंजुगेट बेस वीक होता है और वीक बेस का कंजुगेट, वीक एसिड का कंजुगेट एसिड जो है वीक जो है, यहां पे अगर मैं एक्सप्रेशन करता हूं कि ये वीक एसिड्स है तो इनके लिए जो कंजुगेट बेस होगा, कंजुगेट बेस होगा तो वो स्ट्रॉन्ग डिस्क्राइब होगा। इसको जो मैं एक्सप्लेन करता हूं। और अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स लेते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वो वीक डिस्क्राइब होता है। इसके रीजन जो है मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंजुगेट एसिड बेस जो है, इसको एक्सप्लेनेशन इसके जो है कि आप लोगों को मैं कैलकुलेशन करता हूं तो फिर उस कैलकुलेशन में आपको समझ आ जाएगी। तो आप लोगों ने ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगर आप लोग देखिए ये फिनोल है और इस फिनोल को अगर आप देखें तो इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू फिनॉक्साइड आयन एंड प्लस हाइड्रोनियम आयन में ये कन्वर्ट होता है। तो फिनोल प्रोटॉन डोनर है तो इट एक्ट एज एन एसिड, वाटर प्रोटॉन एक्सेप्टर है तो इट एक्ट एज अ बेस और यहां पे फिनॉक्साइड आयन, तो फिनोल का फिनॉक्साइड आयन जो है ये कंजुगेट बेस है। फिनोल का कंजुगेट बेस जो है ये फिनॉक्साइड आयन है और वाटर का तो आप लोगों को पता है कि हाइड्रोनियम आयन इसका कंजुगेट एसिड डिस्क्राइब होगा। अगर हम लेते हैं अल्कोहल, ये मीथानॉल है और मीथानॉल को अगर मैं ट्रीट करता हूं सोडियम मेटल के साथ तो यहां पे अल्कोक्साइड विद रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयन, दैट्स नॉट इम्पॉसिबल। लेकिन हम एक जनरल आइडिया लेते हैं कि यहां पे जो है अगर आप लोग देखें ये अल्कोक्साइड है तो इस अल्कोक्साइड को अगर आप लोग देखें तो यहां पे जो है ये इसका कंजुगेट बेस है क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। तो अल्कोहल का अल्कोक्साइड जो है, अल्कोहल का अल्कोक्साइड, अल्कोहल का अल्कोक्साइड इट इज अ कंजुगेट बेस है, ये इसका कंजुगेट बेस है। तो अल्कोहल का अल्कोक्साइड कंजुगेट बेस है और फिनोल का फिनॉक्साइड आयन कंजुगेट बेस है एंड दे ओनली डिफर फ्रॉम वन अनदर बाय सिंगल प्रोटॉन के जरिए जिससे डिफर कर रहे हैं। तो अल्कोहल का अल्कोक्साइड कंजुगेट बेस, फिनोल का फिनॉक्साइड जो है इसका कंजुगेट बेस। अगर आप लोग देखिए ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और कार्बोक्सिलिक एसिड अगर प्रोटॉन रिलीज करता है तो यहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोजन, ये इसका कंजुगेट बेस है और यहाँ पे जो है ये एसिड है। तो एसिड का कंजुगेट बेस, एसिड का कंजुगेट बेस, तो ये इसके जनरल जो है आइडिया है। इसके स्ट्रेंथ जो है मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूं कि इनमें जो है आप लोगों ने किस तरह जो है ये पॉइंट याद रखना है कि कौन सा जो है वो आप लोगों के पास स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस जो है आप लोगों ने किस तरह इसको कैलकुलेट करना है। तो मैं एक और पॉइंट की तरफ आता हूं, दैट इज सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर। सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर क्या है? हम आमतौर पर जो है वाटर जो है बहुत पार्शियली आयनाइज होता है और हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं कि ये वाटर है और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, इसको ऑटो आयनाइजेशन ऑफ वाटर भी कहते हैं। तो एक वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज एन एसिड, वो प्रोटॉन देता है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज अ बेस, वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट होता है और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है। अगर मैं इसको केसी एक्सप्रेशन करता हूं तो केसी इज इक्वल टू, यहां पे जो है हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन मींस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और यहां पे हाइड्रो ऑक्साइड कंसंट्रेशन डिवाइड बाय वाटर कंसंट्रेशन। अगर आप लोग देखिए ये दोनों वाटर है तो वाटर कंसंट्रेशन, वाटर की कंसंट्रेशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट होती है एंड दैट इज 55.5 मोलर है, ये इसकी कंसंट्रेशन 55.5 मोलर। तो Kc भी कांस्टेंट है तो Kc मल्टीप्लाइड 55.5 मोलर कंसंट्रेशन दैट विल बी इक्वल टू हाइड्रोजन आयन, मैं हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन आयन लिख रहा हूं और यहां पे जो है ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसंट्रेशन, इन दोनों का मल्टीपल जो है ये 1 × 10⁻⁻14 है, 825 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रखिए टेंपरेचर इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इट इज आल्सो कॉल्ड Kw, इसको क्या कहते हैं Kw, Kc मल्टीप्लाइड दिस वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड के वाटर आयोनाइजेशन कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू इनटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसंट्रेशन। सो द Kw जो है, Kw की जो वैल्यू है तो इट इज डिटरमिन्ड एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 × 10⁻⁻14 इनटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसंट्रेशन है। वी नो दैट द कंसंट्रेशन का जो यूनिट है तो ये मोलरिटी है, तो Kw का जो यूनिट होगा तो यहां पे भी मोलरिटी है और यहां पे भी मोलरिटी है। तो कैन वी राइट कि यहां पे जो है Kw का जो यूनिट होगा वो मोलरिटी स्क्वायर होगा। मोलरिटी इज आल्सो इक्वल टू, मोलरिटी इज आल्सो इक्वल टू यहां पे जो है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर स्क्वायर है। तो अगर मैं Kw का यूनिट इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं तो यहां पे ये मोल स्क्वायर हो जाएगा और यहां पे जो है लीटर जो है आप लोगों के पास 2 × 2 हो जाए तो -4 हो जाए, तो ये आप लोग इसके लिए यूनिट भी एक्सप्रेशन कर सकते हैं या जो है कंसंट्रेशन स्क्वायर मोलरिटी स्क्वायर भी Kw का यूनिट है। सो द यूनिट ऑफ Kw जो है अगर आप लोग देखें तो ये इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सप्रेशन इसकी करते हैं। अगर आप लोग गौर से देखें ये जो वाटर आयोनाइजेशन है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। वाटर का आयोनाइज होना एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे द वैल्यू ऑफ Kw
द वैल्यू ऑफ Kw इज 0.4 एंड 10⁻⁴ यह यहाँ पे मोलर स्क्वायर के बराबर है, 14 के बराबर है। अगर मैं टेम्परेचर को यहां से बढ़ा देता हूं, 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके चला जाता हूं, तो Kw की वैल्यू 0.7 इंटू 10⁻⁴ मोलर स्क्वायर के बराबर होता है। अगर आप लोग देखिए, अगर मैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो Kw की वैल्यू इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁴ जो है -14 m स्क्वायर के बराबर है। अगर टेम्परेचर को मैं 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके चला जाऊं, तो Kw की वैल्यू जो है ये 4.6 एंड 10⁻⁴ m स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके चला जाता हूं, तो द वैल्यू ऑफ Kw विल बी इक्वल टू 7.6 एंड 10⁻⁴ m स्क्वायर के बराबर है। अगर आप लोग देखें, यहाँ पे ये 0.4 है और यहाँ पे ये 7.6 है, इट मींस जितना मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ Kw की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो याद रखिए कि Kw इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। ये टेम्परेचर एसिड्स का कंजुगेट एसिड जो है वीक बेस होगा तो वो स्ट्रॉन्ग डिस्क्राइब होगा। इसको जो मैं एक्सप्लेन करता हूं। और अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स लेते हैं, इंक्रीज होती है। अगर आमतौर पे हम देखें तो ये -14 m स्क्वायर के बराबर है। अगर आप लोग देखें, यहाँ पे ये 0.4 है और यहाँ पे ये 7.6 है, इट मींस -14 m स्क्वायर के बराबर है। अगर मैं टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके चला जाता हूं, तो द वैल्यू ऑफ Kw विल बी इक्वल टू 7.6 एंड 10⁻⁴ m स्क्वायर के बराबर है। अगर आप लोग देखें, यहाँ पे ये 0.4 है और यहाँ पे ये 7.6 है, इट मींस जितना मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ Kw की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो याद रखिए कि Kw इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि जितना मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूं, Kw की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो टेम्परेचर और Kw में जो डायरेक्ट रिलेशन है, तो जितना टेम्परेचर वैल्यू इंक्रीज होता जा रहा है, तो द वैल्यू ऑफ Kw विल बी मैक्सिमम एट बॉइलिंग कंडीशन। तो वाटर की Kw जो है ये मैक्सिमम होगी जितना आप लोग ये टेम्परेचर को क्या करते हैं, ये इंक्रीज करते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से Kw की वैल्यू क्या होती है, ये इंक्रीज होती है। अगर आमतौर पे हम देखें तो ये Kw की वैल्यू इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻⁴ के बराबर है and it is product of hydrogen ion concentration into hydroxide ion concentration। अगर आप लोग देखें, जितने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बनती है, द सेम जो है हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन बनती है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है इसकी कंसंट्रेशन, इसको मैं x लेता हूं, तो ये इट विल बी इक्वल टू, ये भी x हो जाएगा। तो कैन वी राइट कि 1 × 10⁻⁻⁴ इज इक्वल टू, यहाँ पे ये x है और यहाँ पे ये भी x है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 1 × 10⁻⁻⁴ इंटू x स्क्वायर होगा। अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूं, तो द x वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 × 10⁻⁻1 जो है -7 होगा, -7। इट मींस कि Kw की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू, इसमें 1 × 10⁻⁷ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, मोलर है, और यहाँ पे 1 × 10⁻⁷ जो है इसमें मोलर हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन है। अगर इन दोनों के पावर को मैं सम अप करता हूं, तो 1 × 10⁻⁴ के बराबर होते हैं। द Kw की वैल्यू 1 × 10⁻⁴, यहाँ पे Kw, तो यहाँ पे अगर आप लोग इन दोनों का सम जो है क्या होगा कि ये 1 × 10⁻⁷ -7 इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁴, ये मोलर स्क्वायर जो है इसकी कंसंट्रेशन मतलब की यूनिट है। तो वही वैल्यू जो आप लोगों के पास यहाँ पे जो डिस्कशन की है, वही वैल्यू आप लोगों के पास आ रही है। तो अगर आप लोग गौर से देखें, तो ये Kw जो है, Kw की वैल्यू, अगर मैं इस तरह ये Kw की वैल्यू लिखता हूँ 0.000001, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा राउंड कर लेता हूं, तो द Kw कैन बी आल्सो रिटन 1 × 10⁻⁻14। ये रीड करना आसान है, ये रीड करना आसान नहीं है। लेकिन अगर मैं ये Kw को जो है, अगर आप लोग देखें इसको जो है, मतलब ये कि इसको और आसान बनाना चाहता हूं, लैंग्वेज में मैथमेटिक्स ऑपरेशन इस पे अप्लाई करते हैं, तो इसको जो है अगर मैं इस तरह एक्सप्रेशन करूं -14, लेट्स सपोज जो है K की वैल्यू को, तो ये भी रीड करना। लेकिन अगर मैं इसको +14 से एक्सप्रेस करूं, तो ये रीड करना सबसे आसान है। तो मैं क्या करता हूं, इस पे लॉगरिथम के रूल्स अप्लाई करते हैं। ये रीड करना सबसे आसान होता है। तो ये रीड करना आसान है, तो हम क्या कहते हैं कि ये Kw है, तो Kw इनटू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड, इस पे लॉगरिथम का कांसेप्ट अप्लाई करते हैं, लॉग के कांसेप्ट अप्लाई करते हैं। इससे जो है ये डेटा क्या हो जाएगा, ये राउंड हो जाएगा। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो लॉग ऑफ Kw इनटू लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, आपको पता है कि मल्टीपल का जो लॉग होता है वो समअप होता है, एंड प्लस लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, log of Kw, log of hydrogen ion concentration, log of hydroxide ion concentration, taking minus log of Kw, तो minus log of hydrogen ion concentration minus log of hydroxide ion concentration. Now this minus log is taken for P, where P is called potentia या power से expression करते हैं, तो we can write Pkw, यहाँ पे ये Ph and plus POH है आप लोगों के पास, ये इसके बराबर होगा Pkw। तो मैं यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें, तो सिर्फ जो है एक आइडिया आपको देना चाहता हूँ, वो आइडिया ये है कि Kw की वैल्यू 1 × 10⁻⁻14 लिखना ठीक है, आसान है। लेकिन अगर मैं इसका लॉग लेता हूं, तो लॉग ऑफ Kw, तो लॉग पावर का जो है पावर पहले आ जाते हैं, तो यहाँ पे ये log 10 हो जाएगा, log 10 1 के बराबर होता है। लेकिन प्लीज आप लोग थोड़ा इस पॉइंट को गौर से देखिए कि मैं इसमें माइनस लॉग क्यों इंट्रोड्यूस करता हूं, क्योंकि ये जो माइनस साइन है मैंने इसको खत्म करना है।
इसको रीड करना आसान है और -14 को रीड करना आसान नहीं है, तो ये रीड करना आसान है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों साइड से जो है यहां पे जब मैं यहां पे कैलकुलेशन करता हूं तो इस यहां से भी माइनस साइन यहां से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, माइनस साइन यहां से भी मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये जो माइनस है तो यहां पे तो माइनस साइन रह जाता है माइनस log ऑफ KW, लेकिन ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाइड होता है तो ये 14 हो जाता है और log 10 आपको पता है कि 1 के बराबर है, log 10 इज इक्वल टू 1 के बराबर है, तो ये log है माइनस log इट इज डिस्क्राइब्ड एज अ PKW और यू हैव टू राइट 14 मल्टीप्लाइड 1, so we can also write that the PKW is equal to 14 के बराबर है। so PKW जो है ये 14 के बराबर है, अगर हम इस तरह एक्सप्रेशन इसकी करते हैं so the PKW value is equal to 14, ये 14 के बराबर है। मैं यहाँ पे जो है लिख सकता हूँ कि 14 is equal to PHN plus POH of the solution। if we have a P जो है acidic solution, अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है और उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻⁴ है, so what will be the pH of the solution? तो आप क्या करें, pH जो है इसका जो होगा यही पावर जो है बस यही इसको पॉजिटिव साइन से एक्सप्रेस करें, इस पावर को जो है पॉजिटिव साइन से एक्सप्रेशन करें। अगर आपको ये कहा जाए कि एक सोल्यूशन है और उसका pH जो है ये 3 है, तो हाउ मेनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होंगे, तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना हो तो ये 1 × 10⁻⁻⁻ pH ऑफ द सोल्यूशन लिखना है, इसको यहाँ पे जो है माइनस साइन से एक्सप्रेस करें। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करना हो बस ये pH 3 इज इक्वल टू -3 यहाँ पे होगा, और अगर यहाँ पे आपको -4 के बनो तो ये जो है डायरेक्टली बस इसको पॉजिटिव साइन से एक्सप्रेस करें। अगर आपको ये कहा जाए कि इस सोल्यूशन का pH 3 है, इस सोल्यूशन का pH 3 है, कैलकुलेट करें इस सोल्यूशन का pOH क्या होगा, एक पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये कैलकुलेट करें द हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, इसका pOH क्या होगा। तो जब pOH फाइंड करना है तो 14 ये pH 3 है और यहाँ पे ये pOH है, अगर आप देखें तो ये 14 - 3 विल बी द pOH ऑफ द सोल्यूशन। तो ये जो है अगर आप फाइंड करते हैं तो 11 जो है इसका pOH होगा, इस सोल्यूशन का pOH जो है 11 के बराबर होगा। अगर आपको ये कहा जाए कि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन, तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करेंगे 1 × 10⁻⁻⁻ pOH ऑफ द सोल्यूशन। तो क्या करें कि ये 1 × 10⁻⁻ यही वैल्यू जो माइनस साइन 11 है आप लोगों के पास 11 है, इसको माइनस साइन से यहाँ पे एक्सप्रेशन करें। तो अगर उसमें हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन कितनी है वो आप लोगों के पास जो है 3 - 3 है, तो उसमें जो है हाइड्रोक्साइड आयन -11 होगा और उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है अगर आप लोग देखें तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 1 × 10⁻⁻3। तो अगर इतने हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है तो उसमें -11 जो है इसमें हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन होंगे। तो प्लीज आप लोगों ने जो है सिर्फ इन पावर्स को जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन करनी है। मतलब क्या है कि इस पे जो है अगर आप 1 × 10⁻⁻⁻ pOH ऑफ द सोल्यूशन, तो क्या करें कि ये 1 × 10⁻⁻ यही वैल्यू जो माइनस साइन 11 है आप लोगों के पास 11 है, इसको माइनस साइन से यहाँ पे एक्सप्रेशन करें। तो अगर उसमें हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन कितनी है वो आप लोगों के पास जो है 3 - 3 है, तो उसमें जो है हाइड्रोक्साइड आयन -11 होगा और उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है अगर आप लोग देखें तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू 1 × 10⁻⁻3। तो अगर इतनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है तो उसमें -11 जो है इसमें हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन होंगे। तो प्लीज आप लोगों ने जो है सिर्फ इन पावर्स को जो है यहाँ पे एक्सप्रेशन करनी है। मतलब क्या है कि इस पे जो है अगर आप हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे 1 × 10⁻⁻ pH ऑफ द सोल्यूशन, अगर आप हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट 1 × 10⁻⁻ pOH ऑफ द सोल्यूशन, तो जो आप लोगों का pH गिवन होगा pH 4 है तो डायरेक्टली 4 यहाँ पे लिखे, pOH अगर आप लोगों के पास क्या हो यहाँ पे pOH इज इक्वल टू 5 हो तो डायरेक्टली 5 यहाँ पे लिखे, तो यहाँ पे डायरेक्टली 5 लिखे तो इसमें हाइड्रोक्साइड आयन इतने होंगे। और अगर आप लोगों का pH, अगर आपको pH गिवन हो कि मेरे पास ये pH है, लेट्स सपोज है pH ऑफ द सोल्यूशन इज इक्वल टू 10 है, कैलकुलेट करें द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन क्या होंगे। तो आपने क्या करना है यहाँ पे आना है, तो देखिए pH 10 है तो 14 - 10 हो जाएगा तो यहाँ पे pOH हो जाएगा। अगर आप लोग देखिए तो यहाँ पे जो है PKW यहाँ पे इज इक्वल टू pH एंड प्लस pOH ऑफ द सोल्यूशन। तो यहाँ पे अगर आप देखें मेरे पास ये 14 तो फिक्स है, pH इस 10 के बराबर है तो सोल्यूशन का pOH किसके बराबर होगा, तो pOH ऑफ द सोल्यूशन भी इक्वल टू 4। तो मेरे पास यहाँ पे ये आता है तो मैंने हाइड्रोक्साइड आयन, अगर मुझे कहा जाए कि इसमें हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी तो मैंने pOH फाइंड आउट कर लिया, तो ये फार्मूला है। आप क्या करें जस्ट ओनली -4 इसके लिए लिखिए, जस्ट 1 × 10⁻⁻4 जो है इसमें हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन होगी। और अगर आप लोगों को जो है यहाँ पे तो ये बिल्कुल आसान से कैलकुलेशन है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन को, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को और ये KW जो है अगर आप लोगों को दिए जाए, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन याद रखें कि KW इज इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, अगर आप लोगों को ये कहा जाए कि व्हाट इज द, अगर आपको ये वैल्यू गिवन हो, ये वैल्यू गिवन हो, ये तो कांस्टेंट है KW वैल्यू, तो KW डिवाइड बाय हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, ये रिलेशन है।
जिसके जरिए आप लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, हाइड्रोक्साइड आयन। अगर आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो के डब्ल्यू द रेशियो ऑफ वाटर आयनाइजेशन कांस्टेंट विद हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। और अगर आप लोगों ने जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो यहां पे हाइड्रोक्साइड आयन गिवन हो तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, सो द रेशियो ऑफ के डब्ल्यू विद द हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। The ratio of Kw with the hydroxide ion concentration is known as hydrogen ion concentration। ये इसके बराबर होगा। तो आपने जो है ये रिलेशन यूज करने हैं और इसी के बेस पे जो है आप लोगों ने, तो लेट्स सपोज अगर मैं आपको ये कहूं सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन में एसिडिक सॉल्यूशन है, an acidic solution an acidic solution containing 1 in 10 raised to power -4 हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से प्रेजेंट है। अगर आप लोग को इस तरह के बनाओ प्लीज, इस समय इसको और भी चेंज करता हूं कि कंटेनिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहां पे 0.0001 मोलर कंसंट्रेशन से प्रेजेंट हो, तो कैलकुलेट द पीएच। इसका क्या करें, कैलकुलेट करें और से देखिए इसका पीएच कैलकुलेट करें। पहला पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट ये है व्हाट शुड वी कैलकुलेट द पीओएच ऑफ द सॉल्यूशन, इसमें पीओएच फाइंड आउट करें। द थर्ड पॉइंट ये है कि इस पे हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करें, हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी। द फोर्थ पॉइंट ये है आइडेंटिफाई करें कि ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा या बेसिक सॉल्यूशन होगा, तो ये फाइंड आउट करें कि ये एसिडिक होगा या बेसिक सॉल्यूशन है। तो ये फोर क्वेश्चन यहां पे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर आप लोग देखिए तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.00 यहां पे 1 मोलर है। कैन बी राइट, यहां पे इसको अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखता हूं तो 1 2 3 4 1 × 10⁻⁻⁴ मोलर कंसंट्रेशन है। अगर आप देखें तो यहां पे ये 1, यहां पे ये 2, यहां पे ये 3, यहां पे ये 4 डिजिट मैंने इसको मूव किया 1 × 10⁻⁴। सो सॉल्यूशन का जो पीएच होगा, अगर आप देखिए मैंने क्या कहा, बस ये -4 जो है ये पॉजिटिव 4 हो जाएगा। सॉल्यूशन का जो पीओएच होगा 14 - 4 दैट विल बी इक्वल टू 10। सॉल्यूशन में जो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन होंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 1 × 10⁻⁻⁻⁻ पीओएच। मैंने भी लिखा है 1 × 10⁻⁻10 इसमें होंगे। अगर आप लोग देखें तो पीएच सॉल्यूशन का 4 है और यहां पे पीओएच उसका 10 है, तो इट मींस पीएच अगर 7 से बिलो होता है ये एसिडिक सॉल्यूशन है। तो मैंने यहां पे लिखा एसिडिक है या बेसिक है, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा। ये क्या होगा, एसिडिक सॉल्यूशन जो है इसको हम क्या करेंगे यहां पे डिस्क्राइब करेंगे। तो आप लोग गौर से देखिए यहां पे पीएच स्केल को जो है कि यहां पे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है और अगर हम यहां पे देखें तो ये 14 है। अगर आप लोग देखें तो यहां पे ये pH ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, pH इंक्रीज, pH है तो ये P है। अगर हम देखें, अगर आप इस कंडीशन को देखें तो जिस सॉल्यूशन का pH 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, जिस सॉल्यूशन का pH न्यूट्रल जो है 7 से अबव होता है तो वो बेसिक होता है, बेसिक। तो ये बेसिक है, यहां पे जो है क्या है, ये बेसिक है। और जिस सॉल्यूशन का pH 7 से बिलो होता है तो ये एसिडिक होता है, एसिडिक। A solution having pH lesser than 7 is acidic. A solution having pH greater than 7 is basic. A solution having pH is equal to 7 is neutral. उसको न्यूट्रल कहते हैं। तो 3 सॉल्यूशन है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल है। ये pH स्केल, तो pH सॉल्यूशन का नेगेटिव नहीं हो सकता। pH 14 से ये स्केल जो है हमने 0 से 14 तक लेना है। ओके, तो अगर आप लोग गौर से देखें, मैं यहां पे एक्सप्रेशन करता हूं, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होगा उसका pH हाईएस्ट होगा। तो कंक्लूजन ये हुआ कि सॉल्यूशन और pH और बेसिसिटी में ऑफ द सॉल्यूशन में डायरेक्ट रिलेशन है कि जितना pH ऑफ द सॉल्यूशन ज्यादा होगा वो मोर एसिडिक होगा, मोर बेसिक होगा। जितना सॉल्यूशन का pH कम होता जाएगा वो मोर एसिडिक होता जाएगा। सो सॉल्यूशन हैविंग pH ग्रेटर, ये कि सबसे ज्यादा 14 है pH, तो स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होते हैं तो pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। pH ऑफ द सॉल्यूशन जितना इंक्रीज होता है तो हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। pH ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज होता है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होते जाते हैं, क्योंकि ये pH जो है ये माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। इसका मतलब यहां पे अगर आप लोग देखें तो लॉग ओवर 1 ओवर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो आप लोग देखिए एसिडिटी जितनी ज्यादा होगी तो आप लोग के पास क्या होगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होंगे। लेकिन ये माइनस साइन है तो यहां पे pH और बेसिसिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। तो प्लीज आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है। अगर एक सॉल्यूशन है उसका pH ये है तो यहां पे उसका pH 0 होगा, यहां पे ये 1 होगा, यहां पे ये 2 होगा, यहां पे ये 3 होगा, यहां पे ये 4 होगा, यहां पे ये 5 होगा, यहां पे ये 6 होगा, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, ये 11 है, ये 12 है, ये 13 है और ये 0 है। इस साइड पे अगर मैं मूव करता हूं तो आप लोग प्लीज इस पॉइंट को क्लियर करें कि जब मैं यहां से यहां तक मूव करता हूं तो ये pOH ऑफ द सॉल्यूशन है, pOH ऑफ द सॉल्यूशन। आप देखें इस साइड पे pH इंक्रीज और इस साइड पे pOH ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, pOH।
तो pH और pOH का सम तो 0 + 14 इज इक्वल टू 14, 1 + 13 इज इक्वल टू 14, 2 + 12 इज इक्वल टू 14, 3 + 11 तो इज इक्वल टू 14, 4 + 10 इज इक्वल टू 5 + 9 और यहाँ पे जो है ये सब एक दूसरे के साथ सम हो रहे, तो ये pOH और pH का सम और 7 + 7 इज आल्सो इक्वल टू 14। तो जिस सोल्यूशन का pOH 7 होगा वो न्यूट्रल है। जिस सोल्यूशन का pOH अगर आप देखिए ये 6 0 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 7 से बिलो है तो ये बेसिक है, बेसिक है। और जिस सोल्यूशन का pH जो है pOH वो 7 से अबव है तो ये एसिडिक है। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि pOH जितना इंक्रीज होता है एसिडिटी इंक्रीज होती है, हाइड्रोजन आयन इंक्रीज होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। A solution having greater pOH is considered to be greater pOH is considered to be more acidic in nature. A solution having greater pH is considered to be more basic. A solution having low pH is acidic. A solution having high pOH is acidic. A solution having low pOH is basic. A solution having high pH is basic. तो pOH और जो है pH एक दूसरे को क्या है, ये इनवर्स है। तो pH जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी। तो जिस सोल्यूशन का pH जो है ज्यादा होगा वो मोर बेसिक होगा, जिस सोल्यूशन का pOH ज्यादा होगा मोर एसिडिक होगा, उसकी एसिडिटी ज्यादा होगी। तो आपने याद रखना है कि pH स्केल और pOH स्केल जो है ये कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ये हमेशा पास होते हैं 0 और 0 से जो है 14 तक एक्सटेंड होते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास एक सोल्यूशन है 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का pOH याद रखें कि pOH ऑफ द 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमेशा 0 होगा, क्योंकि 1 मोल का log क्या होगा माइनस log क्या होगा 1 के लिए, माइनस log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ये बहुत स्ट्रांग बेस है। अगर मैं आपको ये कहूं कि 0.5 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो अगर ये 0.5 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो 0.5 ये 2 मोलर हाइड्रोक्साइड तो 2 मल्टीप्लाइड 0.5 इज आल्सो इक्वल टू 1 मोलर जो है यहां पे प्रोड्यूस करेगा, तो इसका pOH भी 0 होगा। लेकिन अगर इसका pOH जो है 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का pOH जो है ये अगर आप लोगों के पास 0 आ रहा है, इसका pH क्या होगा, ये 14 के बराबर होगा। जिस सोल्यूशन का pOH जो है वो 0 है उसका pH 14 के बराबर होगा। अगर मैं आपको ये कहूं pOH याद रखें कि pOH ऑफ द 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमेशा 0 होगा, क्योंकि 1 मोल का log क्या होगा माइनस log क्या होगा 1 के लिए, माइनस log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। ये बहुत स्ट्रांग बेस है। अगर मैं आपको ये कहूं कि 0.5 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो अगर ये 0.5 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो 0.5 ये 2 मोलर हाइड्रोक्साइड तो 2 मल्टीप्लाइड 0.5 इज आल्सो इक्वल टू 1 मोलर जो है यहां पे प्रोड्यूस करेगा, तो इसका pOH भी 0 होगा। लेकिन अगर इसका pOH जो है 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का pOH जो है ये अगर आप लोगों के पास 0 आ रहा है, इसका pH क्या होगा, ये 14 के बराबर होगा। जिस सोल्यूशन का pOH जो है वो 0 है उसका pH 14 के बराबर होगा। तो अगर मैं आपको ये कहूं कि 1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है, इसका pOH तो ठीक है कि ये 0 है, लेकिन इसका pH जो होगा वो जो है क्या होगा 14 के बराबर, हाईएस्ट pH होगा इसका। अगर मैं यहाँ पे एक और दूसरा पॉइंट लिखूं कि 1 मोलर HCl सोल्यूशन है, 1 मोलर जो है अगर आप लोग देखिए HNO3 सोल्यूशन है, 1 मोलर HNO3 सोल्यूशन 1 मोलर, तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास इस सोल्यूशन का pH जो है 0 होगा, लेकिन इसका pOH जो है ये 14 के बराबर होगा। तो pOH तो जितना स्ट्रांग होगा pOH इसका जो है अगर आप लोग ये 14 है, सॉरी ये 14 है, तो जितना जो है आप लोगों के पास क्या होगा, जितना स्ट्रांग एसिड होगा उसका pOH हाईएस्ट होगा और जितना स्ट्रांग एसिड होगा उसका pOH जो है वो लीस्ट होगा। तो 1 मोलर HNO3 के लिए यहाँ पे जो pH होगा वो 0 होगा, लेकिन pOH इसके लिए क्या रिप्रेजेंट किया जाएगा, ये 14 डिस्क्राइब किया जाएगा। तो ये pH स्केल जो है आप लोगों ने प्लीज ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है इसके लिए किस तरह कैलकुलेशंस करते हैं, आसान से पॉइंट्स है, प्लीज इसमें कंफ्यूज ना हो। तो ये pH स्केल को जो है यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है। स्ट्रॉन्ग एसिड हैव लो pH, स्ट्रॉन्ग एसिड हैव लो pH एंड वीक एसिड्स हैव, अगर आप लोग देखें तो हाई pH है। स्ट्रॉन्ग बेसिस हैव लो pOH, स्ट्रॉन्ग बेसिस हैव लो pOH, लेकिन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे जो है वीक एसिड बेसिस होते हैं तो उनका pOH क्या होगा, वो हाई होगा। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन कंटेन, which of the following, यहाँ पे which of the following solution, यहाँ पे मैं एक्सप्रेशन कर रहा हूं which of the following solution contain a maximum hydroxide ion concentration, which of the following solution contain maximum hydroxide ion concentration। तो यहाँ पे जो है solution having pH is equal to 2, a solution having pH is equal to 4, a solution having pH is equal to 7, a solution having pH is equal to जो है 8 है। तो जिस सोल्यूशन का pH ज्यादा होगा उसमें हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जिस सोल्यूशन का pH ज्यादा होगा, क्योंकि मैंने अभी लिखा है कि pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, तो pH और हाइड्रोक्साइड आयन में जो है डायरेक्ट रिलेशन है, बेसिसिटी के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है, बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन।
A solution, which of the following solution contain maximum number of hydroxide ion concentration? तो जिसका pH ज्यादा होगा, a solution having maximum number of hydroxide ion concentration, जिसका pH is equal to 3, यहाँ पे pOH is equal to 7, pOH is equal to 8, pOH is equal to 10 है, तो जिसका pOH सबसे least होगा उसमें hydroxide ion concentration सबसे ज्यादा होगी. A solution having greater number of यही hydroxide ion हो, तो जिसका pOH least होगा और pH highest होगा उसमें हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे. तो आप याद रखें, मैंने यहाँ पे अभी आप लोगों को डिस्कस किया कि pOH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन. तो जितना pOH लोअर होगा हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और जितना pH ज्यादा होगा हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा होगी. तो ये आप लोगों ने ये प्लीज इन पॉइंट को ध्यान में रखना है. तो ये एक जनरल स्केच है, आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है इसको. इसके बाद हम एक और पॉइंट की तरफ आते हैं, दैट इज KA KB, और यहाँ पे जो है pKa क्या होता है एंड pKb जो है अगर हम डिस्कशन इस पे करते हैं. तो अगर आप लोग देखिए ये K स्टैंड फॉर द एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट. तो यहाँ पे मैं पहले जो है एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट को डिस्कस करता हूं. एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट, तो अगर हम यहाँ पे वीक एसिड लेते हैं, एसिडिक एसिड जो है ये वीक एसिड है, ये वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये वाटर में आयोनाइज होता है, एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन जनरेट होता है. अगर मैं इसका Kc जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूं तो Kc इज इक्वल टू एसीटेट आयन कंसंट्रेशन into hydronium ion concentration divided by acetic acid concentration into water concentration. The water concentration remains constant. तो इसलिए इसको बाहर निकाल लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं. तो it is equal to यहाँ पे जो है acetate ion concentration into hydronium ion concentration divided by acetic acid concentration. अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट देखें, the product of Kc multiplied water for acid is called Ka, acid ionization constant. We can also write as an acetate ion concentration into hydronium ion concentration divided by acetic acid concentration. अगर आप देखें तो Ka is directly proportional to the hydronium ion concentration. Ka is directly proportional to the hydronium ion concentration. तो जितने हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी इतनी ज्यादा एसिडिटी होगी. इट मींस कि लार्जर वैल्यू ऑफ Ka means strong acid. तो एसिड क्या होगा वो, क्योंकि Ka is directly proportional to hydrogen ion concentration. It means Ka is directly proportional to acidity. ये एसिडिटी की डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. Ka is direct proportional to acidity. तो अगर मैं आपको ये कहूं कि the type of acid जो है, the type of acid, which of the following acid जो है strong डिस्क्राइब किया जाएगा, which of the following acid is considered to be a stronger acid. तो A है, B है, C है और यहाँ पे D है. अगर आप लोग देखें Ka is equal to 1 and 10 raised to power minus 10, Ka is equal to 1 and 10 raised to power minus 12, Ka is equal to 1 and 10 raised to power minus 8, Ka is equal to 1 and 10 raised to power minus 4 है. तो जिसका Ka वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्क्राइब किया जाएगा. जिसका Ka वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड डिस्क्राइब किया जाएगा. अगर मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन करता हूँ, Ka से इसकी एक्सप्रेशन कर रहा हूँ कि जिस एसिड का Ka वैल्यू ज्यादा होगा वो मोर एसिडिक होगा. एक है एसिडिक एसिड, अगर आप लोग देखें एक है ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड, नाम सुना होगा आप लोगों ने. और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो इन दोनों में इसका Ka लार्जर होगा, इसका Ka वैल्यू कम होगा. क्योंकि ट्राइफ्लोरोसिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द एसिडिक एसिड. तो इस जिसका तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका Ka वैल्यू ज्यादा होगा, जो वीक एसिड होगा तो उसका Ka वैल्यू, जो वीक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन कम होगी. और जो वीक एसिड होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन जो इसमें ज्यादा हो जाएगी. तो ये अगर आप लोग एसिडिटी इंक्रीज, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज, हाइड्रोक्साइड डिक्रीज होगा, वो मोर एसिडिक होगा. एक है एसिडिक एसिड, अगर आप लोग देखें एक है ट्राइफ्लोरो एसिडिक एसिड, नाम सुना होगा आप लोगों ने. और यहाँ पे जो है अगर आप लोग देखें तो इन दोनों में इसका Ka लार्जर होगा, इसका Ka वैल्यू कम होगा. क्योंकि ट्राइफ्लोरोसिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन द एसिडिक एसिड. तो इस जिसका तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा उसका Ka वैल्यू ज्यादा होगा, जो वीक एसिड होगा तो उसका Ka वैल्यू, जो वीक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन कम होगी. और जो वीक एसिड होगा तो उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएंगे, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन जो इसमें ज्यादा हो जाएगी. तो ये अगर आप लोग एसिडिटी इंक्रीज, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज, हाइड्रोक्साइड डिक्रीज. व्हाइल एसिडिटी डिक्रीज होती है तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन जो है इसमें इंक्रीज ऑब्जर्व होगी. तो अगर आप लोग देखें तो ये वीक एसिड्स के लिए जो है मेरे ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे ड्राइव करना था.
अगर हम इसको एक्सप्रेस करते हैं, लेट्स सपोज है माइनस लॉग ऑफ के ए इज कॉल्ड ये पी के ए, माइनस लॉग ऑफ के ए इज इक्वल टू पी के ए, द माइनस लॉग ऑफ के ए इज कॉल्ड पी के ए। अगर मैं आपको ये कहूं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड, तो प्लीज मैं यहां पे अब एक और एंगल से, इसको ए है, बी है, सी है, डी है, इसका पी के ए जो है, इसका पी के ए दैट विल बी इक्वल टू 10, इसका पी के ए वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 12, इसका पी के ए वैल्यू दैट विल बी इक्वल टू 8, इसका पी के ए वैल्यू जो है यहाँ पे 4 होगा। तो दीज आर द पी के ए वैल्यू, ये पी के ए वैल्यू, ये पी के ए वैल्यू, ये भी पी के ए वैल्यू है। आप याद रखें कि के ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी while pKa is inversely proportional to acidity। जिस एसिड का pKa वैल्यू ज्यादा होगा वो वीक एसिड होगा, और जिस एसिड का pKa वैल्यू सबसे लीस्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड डिस्क्राइब किया जाएगा। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू बी स्ट्रॉन्गर एसिड, तो जिसका pKa वैल्यू लोअर हो वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और जिसका Ka वैल्यू जो है सबसे ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो जिस एसिड का, तो अब अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूं तो इसका pKa वैल्यू कम होगा और इसका pKa वैल्यू ज्यादा होगी, वीक एसिड है। तो वीक एसिड का pKa वैल्यू ज्यादा और स्ट्रॉन्ग एसिड का pKa वैल्यू कम होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का Ka वैल्यू ज्यादा और वीक एसिड का Ka वैल्यू जो है ये कम डिस्क्राइब होता है। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये जनरल जो है इसकी एक्सप्रेशन जो है हम यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं। एक ही क्वेश्चन है और मैंने उसी क्वेश्चन को जो है यहाँ पे इस तरह एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट जो है अगर आप लोग देखें तो मैं एक और एंगल से इसको डिस्क्राइब करता हूँ। तो एक तो pKa है और दूसरा अगर मैं आपको ये कहूं कि एक एसिड है उसका Ka वैल्यू 1 × 10⁻⁻⁻⁻⁻ जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूं, यहाँ पे -1 2 है, व्हाट्स इट्स pKa वैल्यू, आपको कोई जरूरत नहीं है कैलकुलेशन की, जस्ट ओनली यू हैव टू राइट फैक्ट। अगर मैं आपको ये कहूं कि यहाँ पे एक एसिड है और उसका pKa वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे 4 है, व्हाट्स इट्स Ka वैल्यू, डायरेक्टली लिखिए 1 × 10⁻⁻⁴। सो द Ka वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 × 10⁻⁻⁻ pKa वैल्यू, 1 × 10⁻⁻ pKa वैल्यू। तो जो pKa वैल्यू होगी वो आप लोगों ने यहाँ पे पावर में एक्सप्रेशन करना है, ये pKa वैल्यू यहाँ पे पावर में एक्सप्रेशन हो रहा है। तो आप लोगों ने प्लीज इसको ध्यान में रखना है। एक और होता है जिसको हम Kb से एक्सप्रेशन करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट, दैट इज नोन एज बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो Kb इज कॉल्ड बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट, इसको बेस आयोनाइजेशन कांस्टेंट से एक्सप्रेशन करते हैं। लेट्स सपोज ये एसीटेट आयन है, कंजुगेट बेस है और ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, इससे प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है एसिडिक एसिड एंड प्लस ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसंट्रेशन जनरेट करता है। ये कंजुगेट बेस है। अगर आप लोग इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे जो है Kc विल बी इक्वल टू एसिडिक एसिड कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रो ऑक्साइड आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एसीटेट आयन कंसंट्रेशन इनटू वाटर कंसंट्रेशन। अगर मैं इसको बाहर निकालता तो Kc मल्टीप्लाइड वाटर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एसीटेट आयन कंसंट्रेशन। Now the product of Kc with water for the base is called Kb। इसको Kb कहते हैं। तो Kb जो है अगर आप देखें तो ये एसिटिक एसिड इनटू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एसीटेट आयन कंसंट्रेशन के बराबर है। तो आप लोग इस इक्वेशन को अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे Kb और हाइड्रोक्साइड में डायरेक्ट रिलेशन है, तो Kb और बेसिसिटी में डायरेक्ट रिलेशन है और बेसिसिटी में डायरेक्ट हाइड्रोक्साइड आयन जितने ज्यादा होंगे एसिडिटी बेसिसिटी इतनी ज्यादा होगी। लार्जर Kb वैल्यू मींस स्ट्रॉन्ग जो है, आप लोग याद रखें स्ट्रॉन्ग बेसिस। तो जितना Kb वैल्यू ज्यादा होगा बेसिसिटी इतनी ज्यादा होगी। जितना Kb, तो Kb और बेसिसिटी में डायरेक्ट रिलेशन है, Kb और एसिडिटी में इनवर्स रिलेशन है, Kb और बेसिसिटी में डायरेक्ट रिलेशन है। तो लार्जर वैल्यू ऑफ Kb तो स्ट्रॉन्ग बेस एंड वो जो है स्ट्रॉन्ग बेस होगा। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन में होंगे। अगर आप लोग इन दोनों को देखें तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि अगर आप देखें 1 × 10⁻⁻⁻ जो है मैं इस तरह एक्सप्रेशन करता हूं कि यहाँ पे ये 2 है, ये Kb वैल्यू है, Kb वैल्यू इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻⁴ है, Kb वैल्यू इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁻�6 है, Kb वैल्यू इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁸ है। तो जो बेस जो है जिसका Kb वैल्यू सबसे स्मॉल होगा वो वीक बेस होगा और जिसका Kb वैल्यू सबसे ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस डिस्क्राइब किया जाएगा। तो यहाँ पे ये सबसे स्ट्रॉन्गर बेस डिस्क्राइब किया जाएगा और ये सबसे वीक बेस डिस्क्राइब किया जाएगा क्योंकि इसका Kb वैल्यू लार्जर है तो स्मॉलर है। अगर मैं यहाँ पे एक और एक पॉइंट को अगर मैं इसका pKb लिख देता हूं तो pKb विल बी इक्वल टू 2, डायरेक्टली यहाँ पे 2, pKb वैल्यू माइनस log ऑफ pKb तो दैट इज इक्वल टू 4। pKb वैल्यू जो है इसके किसके बराबर होगा 6, pKb वैल्यू विल बी इक्वल टू ये 8 के बराबर है। तो जिसका pKb वैल्यू कम होगा मोर बेसिक होगा। तो याद रखें कि Kb का तो बेसिसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है लेकिन pKb वैल्यू का बेसिसिटी के साथ इनवर्स रिलेशन है। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन pKb वैल्यू विद द बेसिसिटी। There is an inverse relationship between the pKb value and basicity and there is a direct relationship between Kb and basicity।
तो Kb और बेसिसिटी में जो है यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो Kb और बेसिसिटी में जो है यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। ओके, मैं एक और पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, वो कैलकुलेशन कर रहा हूँ। मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे डिस्कशन की है कि Ka यहाँ पे जो है करते हैं। देखिए मैंने Kb वैल्यू ये लिखी है, और इससे पहले जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे ये एसिटिक एसिड कंसंट्रेशन, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय एसीटेट आयन कंसंट्रेशन, ये मैंने अभी Kb वैल्यू कैलकुलेट की है। इससे पहले मैंने Ka वैल्यू कैलकुलेट की है। अगर आप उस इक्वेशन को देखें, वो एसीटेट आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन मींस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय जो है यहाँ पे एसिडिक एसिड कंसंट्रेशन है, ये मैंने पहले कैलकुलेशन से किया है। अगर आप देखिए ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी इक्वल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इनटू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। जब मैंने Ka को Kb के साथ मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन आयन हाइड्रोक्साइड आयन के बराबर आ रहा है। We also know that Kw is also equal to hydrogen ion concentration into hydroxide ion concentration. इसका मतलब ये हुआ कि Kw is also equal to Ka multiplied Kb, where Ka hydrogen ion concentration, Kb hydroxide ion concentration पे ये बेसिसिटी एसिडिटी को और ये बेसिसिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे जो है आप लोगों के पास ये वैल्यूज आ रहे हैं। तो द फाइनल कंक्लूजन जो है कि द प्रोडक्ट ऑफ Ka एंड Kb इज आल्सो इक्वल टू Pkw, ये Pkw के भी बराबर आ रहा है। द फाइनल कंक्लूजन कि जब Ka और Kb इन दोनों को मल्टीपल करते हैं तो इट इज आल्सो इक्वल टू Kw, ये Kw के बराबर है Ka मल्टीप्लाइड Kb, इससे पॉइंट निकालते हैं। अगर मैं इन दोनों का जो है यहाँ पे ये Ka फाइंड, तो Kb इज इक्वल टू Kw डिवाइड बाय Ka। प्लीज आप इसकी तो कंसीडर इन दोनों के दरमियान रिलेशन को देखिए, तो Kb इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka। इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन इसका वीक कंजुगेट बेस होगा, क्योंकि बेसिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का कंजुगेट बेस वीक होगा। लेकिन अगर मैं वीक एसिड लेता हूं तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये कार्बोक्सिलेट आयन जो है इसका कंजुगेट बेस होगा, ये स्ट्रॉन्ग होगा। वीक एसिड का जिसका Ka वैल्यू कम होगा वो वीक होगा, तो उसका कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि बेसिसिटी और एसिडिटी में इनवर्स रिलेशन है। तो वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा, वीक एसिड का जो कंजुगेट बेस है ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड का जो कंजुगेट बेस होगा वो वीक होगा। और वाइस वर्सा अगर आप लोग देखें तो मैं अगर यहां पे लिख दूं सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कंजुगेट एसिड होगा बहुत वीक होगा, ये बहुत वीक है कंजुगेट एसिड। लेकिन अगर आप लोग देखें यहां पे ये अमोनिया है, अमोनिया वीक बेस है, अमोनिया क्या है, वीक बेस। अगर हम इसके एक्सप्रेशन करते हैं और यहाँ पे जो है ये प्रोटॉन ऐड करते हैं अमोनियम आयन, तो इसका जो कंजुगेट एसिड होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो वीक बेस का कंजुगेट एसिड स्ट्रांग और स्ट्रांग बेस का कंजुगेट एसिड वीक होगा। तो आप लोगों ने प्लीज इसको, तो ये जो है Ka, तो द रिलेटिव स्ट्रेंथ कैन बी डिस्क्राइब फ्रॉम दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन से इसको क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। द रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है इस इक्वेशन से हम क्या करते हैं, डिराइव करते हैं कि व्हाट इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, इन दोनों का रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होगा। तो आप लोगों ने प्लीज इस पॉइंट को ज़हन में रखना है कि यहाँ पे ये Kb Kw डिवाइड बाय Ka, Kb Kw डिवाइड बाय Ka, ये भी आप लोगों ने प्लीज इस पॉइंट को ज़हन में रखना है। अच्छा, एक दूसरे पॉइंट को अगर आप लोग गौर से देखें, वी नो दैट Kw इज इक्वल टू Ka मल्टीप्लाइड Kb। अगर मैं आपको ये कहूं कि यहाँ पे ये Pkw हो जाए तो Pkw इज आल्सो इक्वल टू Pka एंड प्लस Pkb, दोनों का माइनस लॉग ऑफ Kw माइनस लॉग ऑफ K माइनस लॉग ऑफ डिवाइड बाय Ka, Kb Kw डिवाइड बाय Ka, ये भी आप लोगों ने प्लीज इस पॉइंट को ज़हन में रखना है। अच्छा, एक दूसरे पॉइंट को अगर आप लोग गौर से देखें, वी नो दैट Kw इज इक्वल टू Ka मल्टीप्लाइड Kb। अगर मैं आपको ये कहूं कि यहाँ पे ये Pkw हो जाए तो Pkw इज आल्सो इक्वल टू Pka एंड प्लस Pkb, दोनों का माइनस लॉग ऑफ Kw माइनस लॉग ऑफ K माइनस लॉग ऑफ Kb, तो ये Pk। अगर मैं Pkw मेरे पास फिक्स वैल्यू है Pka, तो दैट विल बी इक्वल टू Pkb के बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पे Pkw माइनस जो है Pkb है तो यहाँ पे इट विल बी इक्वल टू Pka के बराबर होगा। ये आप लोगों के पास क्या है, इस तरह कैलकुलेशन करते हैं। अगर आप लोगों के पास एक एसिड है और उसका जो है Ka इज इक्वल टू 1 × 10⁻⁴ है, तो व्हाट विल बी इट्स Pkb, इसका Pkb किसके बराबर होगा, कैन यू फाइंड इट। आसान सा पॉइंट है, अगर ये Ka है तो इसका Pka क्या हो जाएगा, Pka विल बी इक्वल टू 4, बस ये डायरेक्टली 4 होगा। तो ये 14 जो है, ये अगर आप लोग देखें यहाँ पे ये 14 Pkw किसके बराबर 14 है और Pka किसके बराबर है 4। यहाँ पे Pkb को मैंने फाइंड आउट करना है, तो 14 - 4 विल बी इक्वल टू Pkb के बराबर होगा, ये 10 के बराबर है। सो द Pkb ऑफ द सॉल्यूशन विल 10, ये 10 के बराबर। तो जितना Ka वैल्यू इंक्रीज होता है, एसिडिटी इंक्रीज होती है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन कम होगी, बेसिसिटी कम होगी।
अगर पी के ए वैल्यू इंक्रीज होता है तो बिल्कुल इनवर्स होता है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, बेसिसिटी ज्यादा होगी, एसिडिटी कम होगी और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। लार्जर पी के ए वैल्यू मींस वीक एसिड, larger Ka value means strong acid, larger pKb value means weak base and larger Kb value means strong base। इस तरह यहाँ पे ये 14 pKw किसके बराबर 14 है। आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन कम होगी, बेसिसिटी कम होगी। अगर पी के ए वैल्यू इंक्रीज होता है तो बिल्कुल इनवर्स होता है, हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, बेसिसिटी ज्यादा होगी, एसिडिटी कम होगी और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है। लार्जर पी के ए वैल्यू मींस वीक एसिड, लार्जर के ए वैल्यू मींस स्ट्रॉन्ग एसिड, लार्जर पी के बी वैल्यू मींस वीक बेस एंड लार्जर के बी वैल्यू मींस स्ट्रॉन्ग बेस। ये इस तरह एक्सप्रेशन करते हैं, तो आप लोगों ने प्लीज ध्यान में रखना है। इसी तरह अगर मैं एक्सप्रेशन करता हूं कि ये Kb है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी, इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। लेकिन अगर मैं pKb की बात करता हूं तो pKb वैल्यू इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और यहां पे जो है बेसिसिटी और ये हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन है। तो ये अगर आप लोग देखें तो ये जनरल स्केच है और आप लोगों ने प्लीज इन चीजों को देखना है। और ये एसिड बेस ट्रेंड को जो है हम क्या करते हैं इस तरह डिस्क्राइब करते हैं। तो ये इसके एसिड बेस चैप्टर के बारे में जो है जनरल इंट्रोडक्शन था और आप लोग प्लीज इनको ध्यान में रखें। ओके, थैंक यू।